गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम परिवार टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल से सब कुछ देखेंगे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या इनके लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको ये 13 चैप्टर हैं जिनको मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगी। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इनको करने के बाद। आइए सबसे पहले हम आपसी संबंधों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। परिवार में आपसी संबंध विशेष महत्व रखते हैं। परिवार में बोले जाने वाले शब्दों के आधार पर संबंधों की पहचान आसानी से हो जाती है। उदाहरण के लिए अंकल शब्द का प्रयोग भाई पिता के भाई को कहते हैं तथा माता के भाई को भी हम अंकल बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में इसके लिए विशेष शब्द जैसे चाचा मामा का प्रयोग किया जाता है जिससे बोलने व सुनने वाला स्पष्ट रूप से संबंध को समझ जाता है। परिवार और परिजनों के आपसी संबंधों में कटुता स्वार्थपरता घर करने लगी है, उसमें आत्मीयता का भाव होता जा रहा है। निम्नलिखित कुछ आवश्यक आपसी व्यवहार को अपनाकर परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। अगर हमें आज के समय में परिवार को एकजुट करके रखना है, उसको टूटने से बचाना है, तो हमें कुछ ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनको अपनाना होगा। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने व्यवहार में पारदर्शिता रखे, अर्थात अब उनके प्रत्येक व्यवहार में कोई छिपाव संदेह करने वाला कार्य न हो। किसी को भी अपनी बातें नहीं छुपानी है भाई, सबको एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करनी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार खुशहाल रहे। पॉइंट नंबर 2 है प्रत्येक परिजन के व्यवहार में ईमानदारी रहनी चाहिए। 3 है परिवार मामलों में ईगो या अहम का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि अगर परिवार में अच्छे से रहना है तो किसी को भी ईगो नहीं दिखाना है, किसी को भी एटीट्यूड नहीं दिखाना है, सबको मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करनी है और अपने परिवार को खुशहाल बनाना है। पॉइंट नंबर 4 है परिवार में प्रत्येक परिजन में एक दूसरे के हितों के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है परिवार में बड़ों का सम्मान और अपने से छोटों के प्रति स्नेह का व्यवहार होना चाहिए। देखिए भाई, ये 5 पॉइंट अगर हम इनको अपनाते हैं तो हमारे परिवार को हम टूटने से बचा सकते हैं। अब देखिए परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली रोमन शब्द फैमुलस से बना जिसका अर्थ नौकर से है। रोमन भाषा में फैमुलस को नौकर कहा जाता है। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है परिवार के बारे में। एलियट तथा मैरिल के अनुसार देखिए परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक जैविक सामाजिक इकाई है। डेविस के अनुसार देखिए परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है तथा एक दूसरे से संबंधित है। डेविस ने ये कहा है कि जिनका भी आपसी रक्त का संबंध है ना, उनको ही परिवार में गिना जाता है। डेविस के अनुसार ये परिवार होता है। देखिए ये अलग अलग विद्वानों ने परिवार की अलग अलग परिभाषा दी है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है एलियट तथा मैरिल, डेविस और क्लेमर। इनकी जो परिभाषा है ना, ये आप याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है पेपर में।
कि परिवार समाज की कैसी इकाई है। अब देखिए, हम में से हर कोई एक परिवार में पैदा हुआ है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार पूछा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन होता है, तो उसका परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होता है। परिवार में स्नेह, दया, सहयोग, सहकार, क्षमा आदि गुणों का विकास होता है। बड़ों का आदर करना, अतिथियों का सत्कार करना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना परिवार में रहकर सीखता है। ये समझ लीजिए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास परिवार में ही हो जाता है। जब बच्चा परिवार में रहता है ना, जब वो छोटा होता है तो उसके अंदर ये सभी गुण आ जाते हैं। अगर किसी बच्चे को परिवार नहीं मिलता है ना बचपन में ही, तो उसका विकास होना नामुमकिन है। व्यक्ति समाज की परंपरागत संस्कार भी परिवार में रहकर सीखता है। व्यक्ति समाज की परंपराएं व संस्कार भी परिवार में रहकर सीखता है। अब ये देखिए, आप अपने घर में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते हो। यह आपका परिवार है। जिस परिवार में माता पिता और अविवाहित बच्चे रहते हैं ना, उसको हम एकल परिवार कहते हैं। इस प्रकार का परिवार एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार का अर्थ है विवाहित युगल और उसके बच्चे, यानी कि आपके माता पिता और भाई बहन वो जहाँ भी जिस भी परिवार में ये सदस्य होते हैं उनको एकल परिवार कहा जाता है। आपके दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि भी आपके साथ रहते हों। ऐसा परिवार जिसमें उक्त सभी एक साथ रहते हो, इसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। घर के सभी सदस्य मिलजुल कर घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। परिवार के युवा बड़े सदस्य आर्थिक साधन जुटाने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। ये लोग खेती, नौकरी, व्यापार आदि विभिन्न कार्यों में रहते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के समान नौकरी, व्यापार आदि कार्यों में बराबरी से अपनी भूमिका निभाती आ रही है। हमने देखा है कि परिवार दो प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार के बारे में देख लीजिए। वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहा जाता है। एकल परिवार का सबसे छोटी आकार की दृष्टि से रूप होता है। मतलब एकल परिवार सबसे छोटा परिवार होता है। इस परिवार में अभिभावक अपने बच्चों को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। अभिभावक अपना समस्त ध्यान बच्चों पर केंद्रित करते हैं। इस परिवार के बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ऐसे इस परिवार के बच्चों में अपने बुजुर्गों के प्रति लगाव कम होता है। जहाँ एकल परिवार होता है ना, जिनमें सिर्फ माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, तो बुजुर्ग नहीं रहते, तो वहाँ पर बुजुर्गों के प्रति लगाव कम हो जाता है ऐसे बच्चों का। यदि एकल परिवार में माता पिता दोनों कामकाजी हैं तो वे अपने बच्चों पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते, जिसमें बच्चों में एकाकीपन की भावना का विकास हो जाता है। देखिए भैया, एकल परिवार के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। अगर लाभ देखें तो ये वही कि वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं होंगी। अगर कम मेंबर होंगे घर में तो खर्चा भी कम होगा और सुख सुविधाएं भी ज़्यादा होंगी। अगर इसकी हानियां देखें तो जहाँ दादा दादी नहीं होते वहाँ उनको बच्चे एकाकीपन की भावना का विकास होता है। माता पिता तो अपने काम से चले जाते हैं, लेकिन बाद में बच्चे अकेला ही महसूस करते हैं। जब बच्चे अकेले रहते हैं तो बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अब ये देख लीजिए, एकल परिवार को भी 4 भागों में बांटा गया है। नोट देखिए पहले। सदस्यों की स्थिति संख्या के आधार पर एकल परिवार के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं, जैसे मूल एकल परिवार।
इस परिवार में पति पत्नी बच्चे के साथ अपन या बच्चों के बिना रहते हैं। अनुपूरित एकल परिवार, इस परिवार में पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के अलावा अन्य सदस्य जैसे कोई अविवाहित, तलाकशुदा, विधुर या विधवा रहते हो, उसको हम अनुपूरित एकल परिवार कहते हैं। उपमूल परिवार देखिए, इस परिवार में कोई विधवा, विधुर, अपने अविवाहित बच्चे, सगे भाई बहनों जो अविवाहित, विधवा, विधुर, तलाकशुदा हो उनके साथ रहते हैं, उसको हम उपमूल परिवार कहते हैं। अनुपूरित मूल परिवार देखिए, इस परिवार में जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहती है, अपनी विधवा सास के पास रहे, ऐसे परिवार को हम अनुपूरित मूल परिवार। संयुक्त परिवार, परिवार का जो दूसरा पार्ट है, मतलब परिवार को दो भागों में बांटा गया है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं। इरावती कर्वे का मानना है कि यहाँ यानी कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही है। डॉक्टर दुबे का कथन है कि यदि कई केंद्रीय परिवार एक साथ रहते हों, उनमें निकट का संबंध हो, एक स्थान पर खाना खाते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार देखिए, संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा है। ऐसे ही भाई अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। हेनरी मैन के अनुसार देख लीजिए, हिंदू संयुक्त परिवार का एक समूह है जिसमें जीवित पूर्वज एवं पुत्र तथा विवाह द्वारा इन पुत्रों से संबंधित संबंधी शामिल होते हैं। ये पी.एन. प्रभु के अनुसार है। पी.एन. प्रभु ने लिखा है, सामान्यतः एक संयुक्त परिवार का अर्थ है 3 पीढ़ियों के जीवन का सामान्य स्वरूप। इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है, संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त संबंधित होते हैं। ऐसे परिवार को इरावती कर्वे ने जॉइंट फैमिली कहा है। अब देखिए संयुक्त परिवार के लक्षण देख लीजिए। 3 पीढ़ियों का परिवार होता है, सामान्य आवास होता है, सामान्य संपत्ति होती है, सामान्य रसोई होती है और सामान्य पूजा पद्धति होती है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से ये पूछा जाएगा कि कौन सा लक्षण है जो वो संयुक्त परिवार का नहीं है या है। कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। ये जो है ना 5 पॉइंट दिए गए हैं, ये संयुक्त परिवार के लक्षण हैं। संयुक्त परिवार के गुण या लाभ कार्य: शासन संबंधी, धार्मिक कार्य, मार्गदर्शक, मनोरंजन, बच्चों का लालन पालन, धन का उचित उपयोग, संपत्ति के विभाजन से बचाव, श्रम विभाजन, संकट का बीमा, संस्कृति की रक्षा, अनुशासन का नियंत्रण, राष्ट्रीय एकता एवं सेवा, सामाजिक सुरक्षा। ये जो सभी गुण है ना भाई, ये संयुक्त परिवार के गुण या लाभ बताए गए हैं। अगर संयुक्त परिवार में देखिए धार्मिक कार्य अच्छे होंगे, मार्गदर्शक अच्छे होंगे, मनोरंजन अच्छा होता है, ऐसे परिवार में बच्चों का लालन पालन अच्छा होता है, और ये सभी जो पॉइंट है ना, ये संयुक्त परिवार के लाभ हैं। अब इसके दोष या समस्याएं देख लेते हैं। अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है, व्यक्तियों के विकास में बाधक होता है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक, स्त्रियों की निम्न स्थिति, कलह का केंद्र, अधिक संतानोत्पत्ति, कुशलता में बाधक होते हैं, गतिशीलता में बाधक होते हैं, गोपनीय स्थान का अभाव होता है, यानी कि जो संयुक्त परिवार है उसमें प्राइवेसी नहीं होती।
कलह ज़्यादा होती है वहाँ पर। स्त्रियों को निम्न स्थिति होती है। स्त्रियाँ ऐसे परिवार में स्त्रियाँ बाहर काम पे नहीं जाती, वो घर पे ही रह के अपना काम करती हैं, गतिशीलता में बाधक होते हैं। और ये जो सारे पॉइंट है ना, ये संयुक्त परिवार के दोष या समस्याएं ही हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ना, इनको नोट करना साथ ही साथ। अगर आप इसको करते हो ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। काम्टे की परिभाषा है ये। काम्टे ने कहा कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार समूह मानते हैं जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा करते हैं। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ये परिभाषा दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा है जो काम्टे ने दी है। हाँ, एक और क्वेश्चन बार बार आता है कि अब क्या नौकर के आधार पर परिवार को बांटा जा सकता? अगर मान लीजिए एकल परिवार है, उसमें हम नौकर ऐड कर देते हैं, तो क्या वो संयुक्त परिवार हो जाएगा? नहीं भाई, वो एकल परिवार ही रहेगा। नौकर का इसमें कोई रोल नहीं है। नौकर को हम किसी भी परिवार में काउंट नहीं कर सकते। अगर वो एकल परिवार में है तो एकल परिवार ही बोला जाएगा, अगर संयुक्त परिवार में है तो संयुक्त परिवार ही बोला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डेली ऐसे ही वीडियो करवाती रहूँ, ऐसे ही आपको सारा सिलेबस A to Z एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।